हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभोर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर विभोर ज्ञान की ओर। तो आइए चलते हैं एक कदम ज्ञान की ओर। और आज मैं ले आया हूं हिस्ट्री की एडिशन 2 का सेकंड पार्ट। जी हाँ, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि उसी से ये कंटिन्यू की गई है। मैंने इन पार्ट्स को इसलिए अलग करा है क्योंकि एक तो वीडियो बड़ी हो जाती और दूसरी बात, ये जो सेकंड पार्ट है ये सारी ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटेजीज पर डिपेंड है। इसके अंदर सारी स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे हम। तो आइए चले देखते हैं। अब ब्रिटिश इंडिया पर और कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अब कुछ नया करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजीज निकाली, अलायंसेस बनाई। और कुछ अलायंसेस है सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस को लॉर्ड वेल्सली ने इंट्रोड्यूस किया, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने। और इन अलायंसेस की वजह से बहुत सी टेरिटरीज ब्रिटिश ने अपने कब्जे के अंदर ली। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सब्सिडरी अलायंस के अंदर सबसे पहले हैदराबाद शिकार बनी। हैदराबाद उनके अंदर आई, सब्सिडरी अलायंस के अंदर स्वीकार करना पड़ा उसे। और मिसौर के टीपू सुल्तान ने पहले इसको मना कर दिया, लेकिन उनको फोर्स किया गया इसको स्वीकार करने के लिए, फिर उनको भी स्वीकार करना पड़ा। बाद में अवध के नवाब और मराठा के रूलर बाजीराव टू ने भी इस अलायंस को स्वीकार किया। इस अलायंस के अकॉर्डिंग रूलर को ब्रिटिश पावर को एक सुप्रीम पावर मानना होता है। ब्रिटिश रेजिडेंट उसके कोर्ट में स्टे कर सकता है, उसको मना नहीं करेगा। और जितनी भी आर्मी फोर्सेस होंगी उनको भी मना नहीं करेगा और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी पे करेगा। और एक रूलर किसी और अलायंस के अंदर किसी और अपनी पावर के साथ नहीं आ सकता, वो अकेला ही जाएगा। ये एक रूल था। दूसरी बात कि वो किसी भी स्टेट के साथ वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता था जब तक कि उसको ब्रिटिश की अप्रूवल यानी कि परमिशन नहीं मिल जाती। और फॉरेन अफेयर्स स्टेट के वो भी ब्रिटिशर्स को ही संभालने होते थे। और राजा किसी भी यूरोपियन को अपने एम्प्लॉय नहीं कर सकता था अपने काम के लिए जब तक कि उसको ब्रिटिश की परमिशन नहीं मिल जाती। स्टेट को सब्सिडरी अलायंस के अंदर आने के बाद ये सारी बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी, तब जाके ब्रिटिश उनको एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक से बचा पाएंगे, नहीं तो वो नहीं बचाएंगे। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर कंपनी ने यह क्लेम किया कि वो किसी भी राज्य को अपने अंडर ले सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कंपनी को बहुत से चैलेंजेस मिले, जैसे कि कर्नाटका के अंदर एक शहर कितुर की रानी चेन्नम्मा ने इसके ऊपर विरोध किया। लेकिन फिर क्या होना था, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया कितुर शहर के ऊपर, लेकिन फिर जंग छिड़ गई। बहुत से ब्रिटिशर्स मारे गए, सैकड़ों ब्रिटिशर्स मारे गए, लेकिन फिर भी चेन्नम्मा हार गई। उनको इंप्रिजनमेंट हुई, कैद की सजा सुनाई गई और बाद में वो मर गई। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। इस पॉलिसी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि स्टेट को बिना कुछ करे डायरेक्टली अपने अंडर लिया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई सब्सिडरी स्टेट है जिसने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार कर रखा है, अगर उसका राजा बिना किसी को हायर करे ही मर जाता है तो स्टेट या तो लैप्स कर जाएगी या फिर ब्रिटिश उस पर कब्जा कर लेंगे और एडॉप्टेड राजा है उसके अंदर अलाउ नहीं किए जाएंगे। इस अलायंस के अंदर ये कंडीशंस रखी गई। और इसके अलावा स्टेट्स जैसे कि सतारा, नागपुर और झांसी इसके कब्जे के अंदर आई। और बहुत से एक्स रूलर्स की पेंशन्स और टाइटल्स रिकॉग्नाइज नहीं किए गए। पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन नाना साहेब को उनकी पेंशन नहीं दी गई क्योंकि वो एक एडॉप्टेड थे। अब हमने इनकी पॉलिसीज के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन के लास्ट फेज के बारे में। बंगाल को अपने एक्सपेंशन के अंदर लेने के बाद कंपनी चाहती थी कि वो इंडिया के और पार्ट्स को एक्वायर करे, जिसके लिए उन्होंने दो मेथड्स ही यूज करती थी। पहला मेथड था कि वो डायरेक्टली अपनी आर्मी के साथ जाके अटैक करे, जो कि वो रेयरली ही करती थी। सेकंड, इनडायरेक्ट मेथड्स, जैसे कि नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करना जिससे कि उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता था, जैसे कि अपनी न्यू पॉलिसीज के बारे में भी बात करी। अब हम ब्रिटिश एक्सपेंशन के लास्ट फेज के अंदर उनकी कुछ एनेक्सेशंस के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ अवध। ब्रिटिश अवध पर कब्जा करना चाहती थी। ब्रिटिश चाहती तो यहाँ पे अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी को अप्लाई कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि
इस अवध के अंदर पहले से ही हायर्स थे, लेकिन ब्रिटिश ने अपनी दूसरी पॉलिसी को लगाते हुए नवाब वाजिद अली शाह पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी स्टेट को मिसगवर्न किया है, और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में उनकी स्टेट को एनेक्स भी कर लिया। यही वो कारण बनता है कि अवध ने 1857 के रिवोल्ट में भाग लिया। अब हम बात करते हैं पंजाब के एनेक्सेशन के बारे में। महाराजा रंजीत सिंह ने पहले से ही मैनेज कर रखा था अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के साथ 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी टेरिटरी को सुतलेज रिवर के आगे तक एक्सपेंड नहीं कर सकते। और उनकी डेथ के बाद फिर पॉलिटिकल इश्यूज हुए और ब्रिटिशर्स अब पूरे पंजाब को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। 1846 में ब्रिटिशर्स ने सिक्स को हरा दिया और लाहौर को कैप्चर कर लिया। ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन हुई, जिसके अकॉर्डिंग सुतलेज रिवर के साउथ में जितनी भी टेरिटरीज थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई, और सिक्स ने फिर ब्रिटिशर्स को वॉर के लिए भुगतान भी दिया और रानी जिंदन कौर को पंजाब का रूलर बना दिया गया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 में हुई, और ये इसलिए हुई जैसे कि सिख अपना ब्रिटिशर्स से बदला पूरा करना चाहते थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिक्स को हरा दिया और 1849 में ब्रिटिशर्स ने पंजाब को पूरी अच्छी तरीके से कब्जे में ले लिया। अब हम ब्रिटिश के अगले कब्जे के बारे में बात करते हैं। जी हां, अनेक्सेशन ऑफ सिंध। सिंध एक वेल्दी स्टेट है और ब्रिटिश उसे अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लेना चाहती थी, और इसके अलावा सिंध के अंदर पहले से ही मामला ठीक ठाक नहीं था, और दूसरा रीजन था कि ब्रिटिश को अफगानिस्तान में और कंट्रोल चाहिए था, और उनको और कंट्रोल अफगानिस्तान पर इसलिए चाहिए था कि उनको यह डर था कि कहीं अफगानिस्तान में इन्वेजन ना हो जाए रशियन का, कि कहीं रशियन भी ना आ जाए अफगानिस्तान के अंदर। और ब्रिटिश के चीफ्स ने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार लिया और 1843 में ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर सिंध आ गया। तो ये थे ब्रिटिश के कुछ एनेक्सेशंस उनके इस लास्ट फेज के अंदर। ब्रिटिश के ऑफिशियल्स ने बहुत सी वेल्थ एंड पावर को एक्वायर किया। वो इंडिया के अंदर नवाब्स की तरह रहने लग गए। उन्होंने मुगलों का लाइफस्टाइल को एक्वायर कर लिया, मुगलों की तरह रहना, उनके तरह कपड़े पहनने और उनके तरह अमीरी रॉयल लाइफ जीना। और जब वो अपने ब्रिटेन में वापस गए तो उनको इस लाइफस्टाइल के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया। उनको इस तरीके से बुलाया जाता था, नवाब्स, हे नवाब्स। लेकिन हर रूलर की, हर ऑफिशियल की इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया जाता था। रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ क्लर्क शुरुआत करी, उन्होंने बहुत सी वेल्थ कमाई बंगाल से, और बंगाल का एक प्रोपोर्शन सीधा उनके पॉकेट के अंदर जाता था। और ब्रिटेन में फिर वो वापस गए अपने कुछ काम के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए, और फिर उनको जब वैल्यू किया गया तो 234,000 यूरोज, जो कि उन्हें यूरोप का रिचेस्ट सेल्फ मेड मैन बनाता है। और लेकिन वो फिर एक क्रिटिक्स के अंदर फंस गए जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि उन्होंने इस वेल्थ को कैसे ऑब्टेन किया है। उन पर फिर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, और 1774 में ही कमिटेड सुसाइड। अब इसी से चल के हम बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंदर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। ब्रिटिशर्स ने नए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स निकाले, लेकिन सारे के सारे सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के एम से थे, जिसमें कि कॉमन पीपल के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा गया। द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 3 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। हर प्रेसिडेंसी एक गवर्नर के चार्ज के अंदर थी, और इन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर इंडिया के गवर्नर जनरल के चार्ज में थे, और गवर्नर जनरल ही सुप्रीम हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। द रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, कार्टर एक्ट्स, ये कुछ एक्ट्स है जिन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1773 में हुए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इस एक्ट को सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि ब्रिटिश की मेल प्रैक्टिसेस और कंपनी ऑफिशियल्स के करप्शन को रोका जा सके। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बंगाल की प्रेसिडेंसी को एक गवर्नर जनरल और 4 मेंबर काउंसिल के अंडर ले लिया गया, और काउंसिल के अंदर मेजॉरिटी के डिसीजन को गवर्नर को मानना पड़ता था। और फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया जस्टिस के लिए, और ज्यूरिसडिक्शंस बनाएगी ब्रिटिश की इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं 1784 में हुए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट करप्शन को रोकने में नाकाम रहा, फिर उसी के बाद पिट्स इंडिया एक्ट को काम पे लगा दिया गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की इंडिपेंडेंट पावर्स को हटा दिया गया,
और वहीं पे बंगाल के गवर्नर की पावर को और बढ़ा दिया गया इन टर्म्स ऑफ वॉर, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी। और ब्रिटिश की इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से कलकत्ता ऑटोमेटिकली कैपिटल में बदल गई। और इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को दूसरी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स के ऊपर एक सुप्रीम बनाते हुए इंडिया की यूनिफिकेशन में बहुत हेल्प किया है। कार्टर एक्ट्स 1813 के कार्टर एक्ट में कंपनी ने अपनी अथॉरिटी को रिन्यू करते हुए अपने बिजनेस को खत्म किया और इंडिया को अलाउ किया कि वो दूसरी कंपनीज के साथ अपना प्राइवेट ट्रेड जारी कर सकती है। और फिर 1833 के कार्टर एक्ट में कंपनी को अपना ट्रेड लाइसेंस को हटाना पड़ा, मेकिंग द कंपनी ए पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नेंस। और फिर इसी चीज की वजह से गवर्नर जनरल को इंडिया के अंदर सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पावर मिली। और फिर आखिर में 1853 के कार्टर एक्ट्स में कंपनी को सिर्फ अपनी मेजेस्टी के ऊपर इंडियन टेरिटरीज की पोजेशन ले सकती थी। देखो, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पिलर्स थे, सिविल सर्विसेज, कंपनी आर्मी और पुलिस। पहले बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज को शुरू किया। उनका एम था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करे और करप्शन को कम करे। सिविल सर्वेंट्स को हाईली पे किया जाता था और उनकी प्रमोशन ये देख के की जाती थी कि वो कितने सीनियर है, यानी कि उनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उनको उनकी प्रमोशन मिलती थी। और लॉर्ड वेल्सली ने एक कॉलेज भी सेटअप किया फोर्ट विलियम में, और उन्होंने ये कॉलेज इसलिए सेटअप किया ताकि वो इंडियंस को सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग दे पाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर को एक इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्शन का ध्यान रखता था और पुलिस और जुडिशरी की मदद से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। सिविल सर्विसेज में जॉब पाना बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती थी। इंग्लैंड में एक एग्जामिनेशन हुआ और लैंग्वेज थी इंग्लिश, और इसी चीज ने इंडियंस के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा करी सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करने के लिए। और इसके अलावा इंडियंस को कभी भी हायर पोस्ट नहीं मिलती थी सिविल सर्विसेज में, जैसा कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए प्रिजर्व कर ली जाती थी। अब बात करते हैं कंपनी आर्मी के बारे में। ब्रिटिश ने अपनी आर्मी के अंदर और सोल्जर्स बनाए। इनफैक्ट ज्यादातर सोल्जर्स तो इंडियन होते थे, और फिर उन्होंने अपनी आर्मी को दोबारा बनाया, पूरी आर्मी को दोबारा बनाया और मिलिट्री डिसिप्लिन और मिलिट्री फंक्शंस के परफॉर्मेंस के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रिटिश पावर, इतनी जो ब्रिटिश पावर है उनकी, वो सिर्फ इसी वजह से टिकी हुई थी कि उनकी कितनी ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ है और उनको बदलती वॉर टेक्नोलॉजी के साथ चलना होता था। यहां तक कि वो किसानों को भी इंप्लॉय करते थे और उनको ट्रेन करते थे। दे हैड अ लार्ज इन्फेंट्री, यानी कि वो बहुत से लोगों को इंप्लॉय करके ट्रेन करते थे और वो बहुत ही डिसिप्लिन होते थे। वो सोल्जर्स बहुत ही डिसिप्लिन होते थे और उन्हें बहुत ही मुश्किल स्ट्रिक्ट ड्रिल सेशन से होकर जाना पड़ता था। इंडियंस को कभी भी हाई पे नहीं किया जाता था, ब्रिटिश सोल्जर्स को ही हमेशा ज्यादा पे किया जाता था। और इंडियन सोल्जर्स के लिए सूबेदार से बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती थी। 1806 में इंडिया के अंदर ब्रिटिश आर्मी सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज इन द वर्ल्ड बनती है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के तीसरे पिलर के बारे में, जो कि है पुलिस। इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल पुलिस सिस्टम हुआ करता था जिसमें कि जमींदार लॉ एंड ऑर्डर को संभालते थे। ब्रिटिश अब रेगुलर पुलिस फोर्स को सेटअप कर चुकी थी और हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत से पुलिस स्टेशन हुआ करते थे और हर पुलिस स्टेशन दरोगा की सुपरविजन के अंदर होता था। टाउन्स कोतवाल की निगरानी में होते थे और विलेजेस को चौकीदार गार्ड करते थे। एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट भी हुआ करता था जो कि डिस्ट्रिक्ट में पूरी पुलिस का हेड होता था। हालांकि पुलिस के ऑफिसर्स बहुत ही क्रूल और करप्ट होते थे। वो अनफेयरली ट्रीट करते थे कॉमन पीपल को और लोग उनसे क्राइम की रिपोर्ट लिखवाने में भी घबराते थे। अब हम जुडिशरी की भी बात कर ही लेते हैं कि जुडिशरी कैसी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम इंडिया के अंदर सेटअप किया। जो जुडिशियल रिफॉर्म्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाए उसी से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना और ये जुडिशियल रिफॉर्म्स फेमस कॉर्नवालिस कोड के अंदर डॉक्यूमेंट किए गए थे, जो कि था 1793। 2 तरह के कोर्ट्स सेटअप हुए थे, सिविल कोर्ट्स जिसको कि दीवानी अदालत भी कहा जाता है और क्रिमिनल कोर्ट्स जिसको कि फौजदारी अदालत भी कहा जाता है। सिविल कोर्ट का हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था और क्रिमिनल कोर्ट्स को काजी और मुफ्ती चलाते थे। काजी एक जज होता है और मुफ्ती एक ज्यूरिस्ट। सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट लेवल पर सेटअप किया गया और उसके नीचे हाई कोर्ट्स सेटअप किए गए 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, यानी कि वो लॉज बार बार चेंज होते रहते थे। लॉज को लिखने के लिए और फाइनलाइज करने के लिए लॉ कमीशन निकाला गया, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट निकाला गया। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी थी, एज द यूरोपियंस वर ट्राइड ओनली बाय द ब्रिटिश जजेस।
और वो भी सेपरेट कोर्ट्स में। और वॉरेन हेस्टिंग्स ही पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के जो कि जस्टिस के साथ रिफॉर्म्स को लेकर आए। अच्छा, ये बातें तो होगी, लेकिन कुछ और भी बातें थी, जैसे कि स्लेव्स को खरीदा और बेचा जाता था एंशिएंट टाइम से, लेकिन 1580s में ये एकदम से बढ़ गया। मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स को पकड़कर अमेरिका भेजा गया। कुछ तो अपनी जर्नी में ही मर गए, लेकिन जो लोग बचे उनको स्लेव्स बना लिया गया। और जो लोग यूरोप से वेस्ट इंडीज और साउथ अमेरिका में सेटल हुए, उन्होंने टबैको और शुगर केन ग्रो करी। उनको अपने लार्ज फार्म्स में काम करने के लिए लेबरर्स चाहिए थे। पोर्टुगीज के पास अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में कॉलोनीज थी। उन्होंने फिर वहां से अफ्रीकन्स को खरीदना शुरू कर दिया और उनको चेन से बांधकर उनको फोर्स किया जाता था कि वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट तक जाए, और फिर उनको पकड़कर शिप्स में डाला जाता था और अमेरिका भेज दिया जाता था। वहां पे फिर उनको बेचा जाता था। तो ये था हिस्ट्री का एडिशन 2, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश ने कैसे अपनी एक्सपेंशन करी इंडिया के अंदर, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया। और हमारा अगला हिस्ट्री का एडिशन 3 होने वाला है रूरल लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, जो कि जल्दी आएगा। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।